गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिस्ट्री पॉइंट। आज का जो हम लोगों का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार सुझाव दिया था कि हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में क्या किया जाए, अपनाया जाए। तो माइकल मधुसूदन दत्त नामक व्यक्ति ने, जो बंगाल के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक थे, जिन्होंने मेघनाथ वध नामक एक प्रसिद्ध रचना की है, काव्य रचना, उनके द्वारा सबसे पहले ये सुझाव दिया गया था। ठीक है। बाकी आप लोग दीनबंधु मित्रा के बारे में जानते हैं। इन्होंने नील दर्पण नामक एक रचना की जो 1859 में हुए नील विद्रोह से जुड़ा हुआ है, जिसका जो निवारण है 1860 में एक नील आयोग बनाकर किया गया था। ठीक है। तो करेक्ट आंसर है मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है कि 1882 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन कमीशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये उसी एजुकेशन कमीशन की बात हो रही है जो प्रथम भारतीय एजुकेशन कमीशन था, जो 1882 में विलियम विल्सन हंटर के नेतृत्व में बनाया गया था, जिसका काम था प्राथमिक शिक्षा पर नेतृत्व प्रदान करना। बाकी जो ऑप्शन में आपको सैडलर दिख रहे हैं, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की खामियों को दूर करने के लिए सैडलर आयोग का गठन किया गया था, जिसको विश्वविद्यालय शिक्षा, खासकर कलकत्ता विश्वविद्यालय के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। मैकाले के बारे में आप जानते ही हैं। ये गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में विधि सदस्य के रूप में जुड़ा, बाद में लोक शिक्षा की सामान्य समिति का अध्यक्ष बना 1833 में। 1835 में इसने मैकाले मिनट प्रस्तुत किया, 2 फरवरी को, और उसके बाद 7 मार्च 1835 को इसको है गवर्नर जनरल द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है विलियम विल्सन हंटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया था? तो प्लूटार्क ने कहा कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, और उसने जो है संपूर्ण भारत को क्या किया था, जीत लिया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य को ईरानी बताया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को ईरानी जो है इस पुनर महोदय के द्वारा कहा गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा अभिलेख की लिपि कौन सी है? तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख की लिपि जो है खरोष्टी है। जो खरोष्टी लिपि है वो ईरान की आरमेइक लिपि से उत्पन्न हुई है। ठीक है। और जो अशोक के अभिलेख हैं उसमें 3 प्रकार की भाषा का प्रयोग हुआ है, आपके ग्रीक, आर्मेइक और प्राकृत भाषा। ठीक है। और 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग हुआ है, ग्रीक, आर्मेइक, खरोष्टी और ब्राह्मी। ठीक है। अगला प्रश्न है, वर्धा योजना का मूल सिद्धांत क्या था? वर्धा योजना 1937 में महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत की गई है। शिक्षा अहिंसक होनी चाहिए। ठीक है। 7 वर्ष तक निःशुल्क मातृभाषा में शिक्षा, हस्त उत्पाद शिल्प पर जोर। ठीक है। तो मूल सिद्धांत इसका क्या था? तो उक्त सभी इसके मूल सिद्धांत थे। ठीक है। और 1937 में गांधी जी के द्वारा वर्धा में इसको प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किस वर्ष राष्ट्रवाद की शिक्षा को अपराध घोषित कर दिया? तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1848 में जो है राष्ट्रवाद की शिक्षा को अपराध घोषित किया गया, और इसी वर्ष टॉमसन के द्वारा रुड़की में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम ने प्रथम शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के लिए कितना अनुदान दिया था? तो 50 लाख का अनुदान दिया गया उसके द्वारा। दिल्ली दरबार 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में आयोजित किया गया था। ठीक है। जिसमें आप लोग देखेंगे कि बंगाल विभाजन को भी क्या किया गया था, रद्द कर दिया गया था, और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, और 1 अप्रैल 1912 से दिल्ली क्या हो गई, भारत की राजधानी हो गई। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा शिक्षा के लिए दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान को बंद कर दिया गया था? तो शिक्षा के लिए दिए जाने वाले केंद्रीय अनुदान को 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बंद कर दिया गया, क्योंकि शिक्षा अब जो है केंद्र का विषय ना होकर क्या हो गया, राज्य सूची का विषय हो गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, अध्यापक प्रशिक्षण हेतु कलकत्ता में नॉर्मन स्कूल की स्थापना किसने की थी? तो नॉर्मल स्कूल की स्थापना जो है लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा की गई थी। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग, आप लोग देखेंगे कि
दो लॉर्ड हार्डिंग हुए हैं। एक का कार्यकाल जो है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम का 1844 से 48 तक है, और ये उसकी बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है जो 1911 से लेकर 16 तक जो भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की बात हो रही है। ठीक है, उनके द्वारा जो है इस विद्यालय की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एवं श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित हुए थे? तो 1916 में स्थापित हुए थे, और उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग था। आप लोग देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन भी किसके द्वारा किया गया, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया। और ये जो श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना डीडी कर्वे ने की, धुंधु केशव कर्वे। ठीक है, डीडी कर्वे का ये मतलब है पूरा फुल फॉर्म। और इसके जो प्रथम कुलाधिपति थे वो डॉक्टर आरजी भंडारकर थे, जो एक इतिहासकार भी थे। ठीक है, 1916 में। तो अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने आजीविकों के निवास हेतु कितनी गुफाएं बनवाई? तो आजीविकों के निवास हेतु इनके द्वारा 3 बनवाई गई, कर्ण चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी या विश्वकर्मा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो 3 गुफाएं इनके द्वारा बनवाई गई। बाकी बाद में लोमस ऋषि की जो गुफा है बराकर की पहाड़ियों में ही किसके द्वारा बनवाई गई, दशरथ के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है किसके द्वारा यह सिफारिश की गई कि भारत की पूरी जनता को शिक्षित करने की आवश्यकता है? तो 1882 ईस्वी के भारतीय शिक्षा आयोग में विलियम विल्सन हंटर के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खरोष्टी लिपि किस लिपि से उत्पन्न हुई? तो मैंने आपको बताया कि खरोष्टी लिपि जो है आर्मेयिक लिपि से उत्पन्न हुई, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि दारा के अभिलेखों से प्रभावित होकर अशोक ने अपने अभिलेखों को जारी किया था, और दारा के जो अभिलेख है वो आर्मेयिक लिपि में लिखे गए हैं। ठीक है, और आर्मेयिक लिपि से ही खरोष्टी लिपि का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। जैसे आर्मेयिक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है, वैसे ही खरोष्टी लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है। और अशोक के 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो है खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, और इसका एक मात्र ऐसा अभिलेख मिलता है जो ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखा गया है, जिसको ब्रुस्टोफेडन शैली कहते हैं। एरनगुडी अभिलेख जो कि आपके कर्नाटका से मिलता है। ठीक है, तो क्या हुआ है, पहले दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखा गया। ठीक है, तो इसको ब्रुस्टोफेडन शैली कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका है आर्मेयिक लिपि से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है किसने मात्र अशोक के शिलालेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा? तो डी आर भंडारकर ने सबसे पहले क्या किया, मात्र अशोक के शिलालेखों के आधार पर क्या किया, उसका इतिहास लिखने का प्रयास किया है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो आपको ऑप्शन में दिख रहे हैं, इन्होंने अशोक के अभिलेखों को 1837 में सबसे पहली बार पढ़ा है। ठीक है, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक, तो डी आर भंडारकर। अगला प्रश्न है भारत में महाविद्यालयों की विश्वविद्यालय से संबद्धता की वर्तमान प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो आप लोग देखेंगे कि 1854 के वुड के डिस्पैच के तहत 1857 में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पे जो है 3 जो है क्या खोले गए, विश्वविद्यालय खोले गए, और यहीं से महाविद्यालयों के विश्वविद्यालयों से संबद्धता का जो है प्रणाली प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो 1857 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है अशोक के अभिलेखों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है? तो अशोक के अभिलेखों में कुल 4 भाषा का प्रयोग हुआ, प्राकृत, आर्मेयिक, ग्रीक, सॉरी, अशोक के अभिलेखों में 3 भाषा आर्मेयिक, ग्रीक और प्राकृत का प्रयोग हुआ है, और 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन सी? ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और ग्रीक। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए, फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि 4 लिपि ब्राह्मी, खरोष्टी, आर्मेयिक और ग्रीक, और 3 भाषा प्राकृत, आर्मेयिक और ग्रीक। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो ब्राह्मण साहित्यों में इसको जो है शूद्र कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है चाणक्य की धनानंद से युद्ध करने की योजना का किसमें विशिष्ट विवरण है? तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, जिसने देवी चंद्रगुप्तम भी लिखी है, उसमें जो है इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, बाकी महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की, इंडिका मेगस्थनीज की है, और एक एरियन नामक व्यक्ति है उसका भी माना जाता है। ठीक है,
और अर्थशास्त्र कौटिल्य की है। ठीक है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध का वर्णन किसने किया है? तो स्ट्रैबो ने किया, प्लूटार्क ने किया, एपियानस नामक एक और व्यक्ति है, उसने भी इसका जिक्र किया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लूटार्क एवं जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त की भेंट किस महान विजेता शासक से हुई थी? तो सिकंदर से हुई थी। जस्टिन ने अपने एपिटोम नामक पुस्तक में बताया है, और प्लूटार्क ने पैरेलल लाइफ्स और लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर नामक पुस्तक लिखी है, तो उसमें उसने किसी में जिक्र किया होगा। ठीक है, तो सिकंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना हुई थी? तो मेरे को इसमें दो ही ऑप्शन के बारे में अच्छे से पता है कि एक हिंदू कॉलेज है 1817 में, जो कि डेविड हेयर, राजा राम मोहन राय के सहयोग से खोला गया था, और एक एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है जो 1875 में बना। ठीक है, सर सैयद अहमद खान के द्वारा बनाया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हिंदू कॉलेज कलकत्ता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की? तो सैंड्रोकोट्स की जब बात आती है, तो जो आपके विलियम जोन्स हैं, उन्होंने इसकी पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो आप यहाँ पे जान लेते हैं कि मेगास्थनीज, स्ट्रैबो और जस्टिन ने इसको सैंड्रोकोट्स के नाम से संबोधित किया है, और एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोट्स के नाम से संबोधित किया है, और फिलार्कस ने सैंड्रोकोप्टस नाम से इसको संबोधित किया है। ठीक है, ग्रीक राइटिंग में ये बात हो रही है। ठीक है, ग्रीक इतिहासकारों के द्वारा ये नाम दिए गए। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सीरिया के ग्रीक शासक सेल्यूकस निकेटर को कब परास्त किया था? तो 305 ईस्वी में किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो बीजी तिलक और गोखले दोनों लोग संबंधित हैं, और इसकी जो स्थापना है डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की 1884 में जीजी आगरकर के द्वारा की गई, जो बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज के नाम से जाना गया। ठीक है। अगला प्रश्न है, चार्टर अधिनियम 1813 ईस्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारण है? ठीक है। 1813 ईस्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का, अरे यार मैं इसको पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। चार्टर अधिनियम 1813 भारत के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? तो इसका एक प्रमुख कारण है कि इसके द्वारा भारतीयों की शिक्षा के लिए एक वित्तीय प्रावधान किया गया, 1 लाख रुपए सालाना की बात की गई। ठीक है। बाद में 1833 में इसको बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने कितनी सेना लेकर भारत को लौट डाला था? तो प्लूटार्क के अनुसार 6 लाख की सेना लेकर इसने पूरे भारत को क्या किया था? लौट डाला था। और प्लूटार्क और जस्टिन दोनों कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त की सेना थी वो डाकुओं की सेना थी। ठीक है। पिछले प्रश्न पे चलते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही लेसेस फेयर की नीति को का पालन किया गया था, और भारत से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। केवल चाय और चीनी के व्यापार पे उसका एकाधिकार बना रहा, और बाकी लाइसेंस लेके ईसाई धर्म प्रचारक भी आ सकते थे। ठीक है, और व्यापारी भी आ सकते थे। ठीक है, सबके लिए ओपन कर दिया गया। अगला प्रश्न है, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय उप कुलपति कौन थे, वीसी कौन थे? तो केटी तैलंग, वही केटी तैलंग जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ठीक है, जिसमें फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग ये लोग शामिल थे। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, 1830 ईस्वी के दशक में बंगाल और बिहार में देसी भाषा में शिक्षा की अवस्था पर तैयार हुई 3 रिपोर्टों का लेखक कौन था? तो विलियम एडम के द्वारा ये रिपोर्ट क्या की गई थी, लिखी गई थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से संबोधित किया है? तो सैंड्रोकोट्स के नाम से मेगास्थनीज ने किया, और आपके स्ट्रैबो और जस्टिन ने किया। ठीक है। एंड्रोकोट्स के नाम से एरियन और प्लूटार्क ने किया, और सैंड्रोकोप्टस नाम से फिलार्कस नामक इतिहासकार ने ये जिक्र किया है, ग्रीक इतिहासकार। ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है सैंड्रोकोट्स। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को देखा, जो जिससे कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में हेल्प होगी। तो अभी तो खैर दिवाली का समय है, तो आप लोगों को शुभ दीपावली।
आप लोग दिवाली अच्छे से मनाइए, ठीक है? और वीडियोज़ वैसे आती रहेगी, कोशिश करूँगा मैं कि थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अभी तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि वीडियो जो है बिना टाइम के टाइम आ रही है, कभी रात में, तो कभी सुबह, तो कभी शाम। थोड़ी व्यस्तता चल रही है, ठीक है? लेकिन प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे और हम लोग नेट के एग्ज़ाम से पहले, ठीक है? और जो आपके जो भी ईएमआरएस वगैरह के एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हैं, उनसे पहले इसको कंप्लीट करने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे, ठीक है? इस जो ये जो सीरीज़ है, इसमें पूरी इंडियन हिस्ट्री को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है हम आगे इसमें अभी 30 या 40 क्वेश्चन करा रहे हैं, आगे चल के हम लोग इसमें 50 या 60 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।